अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमेशा से मैं आपके सामने पिक्चर्स या वीडियोस लाता हूँ तो उसकी हम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो डेटा एनालिसिस है। तो आज आपके सामने मैं ला रहा हूँ कि जब आप चैप्टर 3 या चैप्टर 4 लिखते हैं अपनी थीसिस में, तो आपको सैम्पलिंग टेक्निक से वास्ता पड़ता है। सैम्पलिंग टेक्निक, सैम्पलिंग पहले हम सैंपल को समझते हैं, सैंपल होती क्या है। जब आपके पास पॉपुलेशन होती है तो पूरी पॉपुलेशन के ऊपर तो आप स्टडी कर नहीं सकते, वो तो आपके लिए मुमकिन ही नहीं है कि आप हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुंच सकें, तो वो आपके लिए मुमकिन नहीं है। अब क्या करना होता है, उस पॉपुलेशन से थोड़ा सा एक पार्ट लेना होता है, थोड़ा सा एक चंक लेना होता है। पॉपुलेशन के उस थोड़े से पार्ट को या उस थोड़े से चंक को हम सैंपल कहते हैं। अब सैंपल जो है उसकी दो किस्म हमारे पास होती हैं। एक होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब यहाँ पे जो मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ उसको आपने समझना है और तवज्जो से सुनना है। जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, ये लाजमी ही हमेशा मतलब है कि आप समझ लें कि ये क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में यूज़ होती है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है ये अक्सर देखा गया है कि ये क्वालिटेटिव स्टडीज़ में यूज़ होती है। यानी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक क्वांटिटेटिव स्टडीज़ के लिए है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक ये क्वालिटेटिव स्टडीज़ के लिए है। और क्वांटिटेटिव स्टडीज़ और क्वालिटेटिव स्टडीज़ आप समझते हैं कि वो क्या होती हैं। अब अगर आपने क्वांटिटेटिव स्टडी करनी है तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक के अंदर मज़ीद आपके पास 5 किस्म की सैंपलिंग टेक्निक है। एक है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, फिर क्लस्टर सैंपलिंग, फिर सिस्टमैटिक सैंपलिंग और फिर मल्टी स्टेज सैंपलिंग। लेकिन इसके बरक्स अगर आपने करनी है क्वालिटेटिव स्टडी तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आपने यूज़ करनी है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर आपने फिर कोटा सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, जजमेंट सैंपलिंग या कन्वीनियंस सैंपलिंग आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।